हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वित्तीय संस्थाओं से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। रिजर्व बैंक हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक है हमारा वो बैंकों का विलय है। और ये जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो कौन से बुक से डेडिकेटेड है फ्रेंड्स, आप सबको पता है, निर्माण आईएएस की बुक से। आप चाहें तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं या आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बैंकों के विलय से आगे की चीज़ों को देखेंगे। और इसके बाद जितने भी बैंक्स हैं, जैसे पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, तो इन सभी बैंकों की स्थापनाओं के बारे में देखेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका कार्य क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और टॉपिक जो है वित्तीय संस्थाओं से संबंधित जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए 1-2 लेक्चर्स इसके और भी आएंगे आगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, बैंकों का विलय। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना है, अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिएगा। कब बात करते हैं बैंकों के विलय के बारे में, तो बैंकों के विलय की प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक बैंकों का विलय करके बड़ा बैंक बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, बैंकों के विलय की प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक बैंकों का विलय करके क्या किया जाता है, बड़ा बैंक बनाया जाता है। इससे बैंकों के परिचालन लागत में कमी के साथ दक्षता में वृद्धि होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर धारकों के 2/3 बहुमत को भी अनिवार्य बनाया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बैंकों के विलय हो रहे हैं तो ये टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बैंकों के विलय की प्रक्रिया 2 या 2 से अधिक बैंकों का विलय करके बड़ा बैंक बनाया जाता है। इसमें बैंकों के परिचालन लागत में कमी के साथ दक्षता में क्या होती है, वृद्धि। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर धारकों के 2/3 बहुमत को भी क्या बनाया गया है, अनिवार्य बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारत में बैंकों के विलय संबंधी दिशा निर्देश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है, विलय संबंधी दिशा निर्देश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिए गए हैं। बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु यह आवश्यक है कि सभी पक्षों के कम से कम 2/3 शेयर धारकों द्वारा इस विलय की अनुमति दी जाए। विलय हेतु अंतिम निर्णय केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से लेती है। तो ध्यान रखना है, बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु क्या आवश्यक है कि सभी पक्षों में कम से कम 2/3 शेयर धारकों द्वारा इस विलय की अनुमति दी जाए। और विलय हेतु अंतिम निर्णय जो है वो केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से लेती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वर्ष 1993 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया था। यह देश का राष्ट्रीय बैंक का पहला विलय था। तो देश के राष्ट्रीय बैंकों में पहला विलय किसका था, पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कब किया गया विलय, 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वर्ष 1997 में नरसिम्हन समिति ने वैश्वीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर विलय और अधिग्रहण की अनुशंसा करते हुए कहा कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता के पूर्व भारतीय वित्तीय बाजार को सक्षम बनाए जाने की क्या है, ज़रूरत है। तो ध्यान रखना है, नरसिम्हन समिति कब बात करते हैं, वर्ष 1997 में वैश्वीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर विलय और अधिग्रहण की अनुशंसा करते हुए क्या कहा कि पूंजी खाता जो है वो परिवर्तनीयता के पूर्व भारतीय वित्तीय बाजार को सक्षम बनाए जाने की क्या है, जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक विलय और अधिग्रहण के जरिए अपने पूंजी आधार का विस्तार करें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। तभी भारत वैश्वीकरण द्वारा सृजित संभावनाओं का पर्याप्त लाभ उठा सकता है। तो हमने देखा ये नेक्स्ट पॉइंट देखा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच विलय हुआ। इसके पहले हमने कब देखा, 1993 में देखा। अब हम बात करें वर्ष 2004 में। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बीच क्या हुआ, विलय हुआ। वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय हुआ। किसमें, तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में हुआ। कब, वर्ष 2008 में। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 5 सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक को स्वयं में शामिल कर लिया। तो 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने कौन कौन से अपने 5 सहयोगी बैंक कौन कौन से, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक को स्वयं में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इस प्रकार यह बैंक विश्व के प्रमुख 50
50 बैंकों में क्या हो गया, शामिल हो गया। अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद, कब, अप्रैल 2019 की हम बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा समग्र व्यवसाय की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक के पश्चात भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या बन गया है, बैंक बन गया है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा समग्र व्यवसाय की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक के पश्चात भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या बन गया, बैंक बन गया। इसके बाद अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 बैंकों को विलय करने की क्या दी, घोषणा की। तो अगस्त 2019 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 बैंकों को विलय करने की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 18 से घटकर कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ध्यान रखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो कुल संख्या थी वो 18 से घटकर कितनी हो गई, 12 हो गई। इसके बाद विलय के बाद नए बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो एकीकृत बैंक में अगर हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, इसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी को क्या कर दिया गया, मिला करके एक बैंक बना दिया गया। और कौन सा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बनाया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो कैनरा और सिंडिकेट बैंक को मिला करके क्या बनाया गया, कैनरा बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिला करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को मिला करके क्या बनाया गया, इंडियन बैंक बनाया गया। तो इस तरीके से संपूर्ण विलय अभ्यास के बाद भारत की अगली पीढ़ी के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अब उनके व्यवसाय के आकार के अनुसार निम्न अनुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के बारे में। तो अगर हम बैंकों के नाम और आकार के अनुसार PSB रैंक हम देखते हैं, तो अगर PSB रैंकिंग के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा है, हमारा भारतीय स्टेट बैंक है सबसे बड़ा बैंक। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आता है जो दूसरा सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पे रैंकिंग में कौन आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। कैनरा बैंक चौथे नंबर की रैंकिंग में आता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5वें नंबर पे आता है। तो हम इस तरीके से 5 तो एटलीस्ट याद ही हो सकते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर छठे नंबर पे रैंकिंग किसकी है, बैंक ऑफ इंडिया की। 7वें नंबर पे इंडियन बैंक की रैंकिंग है। 8वें नंबर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रैंकिंग है। 9वें नंबर पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक है और 10वें नंबर पे यूको बैंक है। 11वें पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और 12वें नंबर पे किसका नाम आता है, पंजाब एवं सिंध बैंक का। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि 18 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कटौती हो गई, कितनी हो गई है, 12 बैंक हो गए हैं। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ी है, रैंकिंग पढ़ी है, ये 1 से लेकर के कहाँ तक, 12 तक की। अब हम बात करते हैं अन्य विशेषीकृत बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, सहकारी बैंक के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। तो भारत में बहुत से ऐसे बैंक हैं जो सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं और जिस राज्य में वे चल रहे हैं उसके राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे बैंक 2 प्रकार के होते हैं, कृषि या ग्रामीण बैंक और गैर कृषि या शहरी बैंक। तो सहकारी बैंक जो है ये 2 तरह के होते हैं, या तो कृषि ग्रामीण बैंक या गैर कृषि या शहरी बैंक। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक कृषि, पशुओं, मछली पालन आदि के लिए साख उपलब्ध कराते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक कृषि, पशु, मछली पालन आदि के लिए क्या करते हैं, साख उपलब्ध कराते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो सहकारी बैंक होते हैं वो स्वरोजगार की गतिविधियों, लघु उद्योगों, टिकाऊ वस्तुओं जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर आदि खरीदने के लिए और व्यक्तिगत वित्त के लिए क्या करते हैं, साख उपलब्ध कराते हैं। तो जो ग्रामीण का सहकारी बैंक है वो ग्रामीण कार्य के लिए साख उपलब्ध कराएगा और शहरी क्षेत्रों का जो सहकारी बैंक है वो शहरी कार्य के लिए। अब हम बात करें सहकारी बैंकों में राज्य सहकारी बैंक, कृषि सहकारी समितियां, शहरी सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहकारी बैंकों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सहकारी बैंकों में क्या क्या आता है, राज्य सहकारी बैंक आता है, कृषि सहकारी बैंक,
कृषि सहकारी समिति, शहरी सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं। इन बैंकों के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सहकारी बैंक राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। तो सहकारी बैंक राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा स्थापित होते हैं। अतः सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण केवल आंशिक होता है। सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल राज्य सहकारी बैंकों को ही भारतीय रिजर्व बैंकों के पास पहुंच करने के अधिकार प्राप्त हैं। सहकारी बैंकों के 3 स्तर हैं, राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था, जिला स्तरीय बैंक या केंद्रीय बैंक और ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां। तो ध्यान रखना है सहकारी बैंकों के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। पहला राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था, दूसरा जिला स्तरीय बैंक और तीसरा ग्राम स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य सहकारी बैंक के बारे में। राज्य सहकारी बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक यानी एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, राज्य सहकारी बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहते हैं। यह बैंक राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है और उनके कार्यों को नियंत्रण करता है। इस प्रकार यह बैंक रिजर्व बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का कार्य संपन्न करता है। तो ये सभी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, हमने राज्य सहकारी बैंक के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक के बारे में। केंद्रीय सहकारी बैंक को जिला सहकारी बैंक यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है। इनका कार्यक्षेत्र एक जिले तक ही सीमित रहता है। केंद्रीय सरकारी बैंकों को 2 भागों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है, पहला है सहकारी बैंकिंग संघ, दूसरा मिश्रित केंद्रित सहकारी बैंक। यह राज्य सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो ध्यान रखना है, यह राज्य सहकारी बैंक और सहकारी समितियों के मध्य क्या करता है, ब्रिज का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो प्राथमिक शाख समितियां, जिन्हें प्राइमरी क्रेडिट कमेटी कहा जाता है। इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है। एक गांव अथवा क्षेत्र में कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाख समिति का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, प्राथमिक शाख समिति कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना, जिसे आम भाषा में आरआरबी भी कहते हैं लोग, तो रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसकी अगर हम बात करें स्थापना के बारे में तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी बैंक की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ, मुरादाबाद, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भिवानी हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, मालदा पश्चिम बंगाल में की गई। तो क्षेत्रीय बैंकों की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 5 जगह स्थापना की जाती है। कहाँ, मुरादाबाद और गोरखपुर में, कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में, भिवानी हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, मालदा पश्चिम बंगाल में क्या की गई, स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था आरआरबी का, तो उद्देश्य था कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, कमजोर वर्ग को रियायती दर पर संस्थागत ऋण की उपलब्धता, ग्रामीण बचत का इकट्ठा कर यहाँ पे का लिखा है, ग्रामीण बचत को इकट्ठा कर उत्पादन गतिविधियों में क्या करना, लगाना। इसके बाद अप्रैल 1987 के बाद कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। गोवा व सिक्किम में कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो ध्यान रखना है, गोवा सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे बिल्कुल भी आरआरबी बैंक नहीं है, तो गोवा और सिक्किम में नहीं है। इसके बाद ये आरआरबीज अनुसूचित व्यापारिक बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ग्रामीण साख में 37% का क्या करती है, योगदान करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने के विचार के साथ भारत सरकार ने सितंबर 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने के विचार के साथ भारत सरकार ने सितंबर 2005 में चरणबद्ध तरीके से इन बैंकों को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की। 31 मार्च 2010 को इन बैंकों की संख्या 82 मतलब 46 जो थे वो क्या हो गए, विलयीकृत हो गए तथा 36 जो थे वो क्या हो गए, पृथक हो गए। इसके बाद इन बैंकों को वित्तीय सुदृढ़ीकरण के एक भाग के रूप में 31 मार्च 2007 को नकारात्मक नेटवर्थ वाले 27 बैंकों के पुनः पूंजीकरण का काम 2007-08 में प्रारंभ किया गया था। तो हमने क्या देखा कि इन बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के एक भाग के रूप में 31 मार्च 2007 को
नकारात्मक नेटवर्थ वाले 27 बैंकों के पुनः पूंजीकरण का काम 2007-8 में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पूंजीगत आधार को मजबूती प्रदान करने के लिए 1100 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 फरवरी 2011 को संपन्न बैठक में प्रदान की गई। इन बैंकों की पूंजी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक का योगदान क्रमशः 50, 15 व 35% था। तो क्या हुआ, इन बैंकों की पूंजी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक का योगदान कितना था, 50, 15 और 35% था। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिकता वाले ऋण के बारे में, यानी जिसे क्या कहा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर यानी या प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्रक उधार उन क्षेत्रक को कहा जाता है जिन पर यदि विशेष ध्यान नहीं दिया जाए तो उन्हें समय पर पर्याप्त ऋण नहीं उपलब्ध हो पाएगा। प्राथमिकता क्षेत्रक के तहत निम्नलिखित क्या है, शामिल है। तो प्राथमिकता वाले ऋण के तहत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, शिक्षा, आवास, निर्यात साख, सामाजिक अवसंरचना, अक्षय ऊर्जा और अन्य। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक के तहत क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो उपयुक्त क्षेत्रों को पर्याप्त संस्थानिक ऋण का प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता के मद्देनज़र भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि बैंक अपने अग्रिमों का कम से कम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दे, कृषि को 18% और सूक्ष्म उद्यमों को 7.5% और कमजोर वर्गों को 10%। तो ये ध्यान रखना है हमें कि अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि बैंक अपने अग्रिमों का कम से कम 40% हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दे, कृषि को 18%, सूक्ष्म उद्यमों को 7.5% और कमजोर वर्गों को 10%। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 जुलाई 2012 को जारी प्राथमिकता क्षेत्रक उधार संबंधी संशोधित दिशा निर्देशों में 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण या देनदारियों की समतुल्य राशि के 40% हिस्से का ऋण जो भी उच्चतर है प्राथमिक क्षेत्र को आवंटित करें। इसके अंतर्गत 18% तथा 10% का ऋण क्रमशः कृषि और अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए क्या किया गया है, अधिदेशित किया गया है। तो ध्यान रखना है, हमें निर्देश दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 जुलाई 2012 को जारी प्राथमिकता क्षेत्र उधार संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों में 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने समायोजित निबल बैंक ऋण और देनदारियों की समतुल्य राशि के 40% हिस्से का ऋण जो भी उच्चतर है प्राथमिक क्षेत्र को क्या करें, आवंटित करें, और 18% जो है ये किसको दें, कृषि को, और 10% जो है ये किसको दें, कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए क्या करें, अधिदेशित करें। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी वाणिज्यिक बैंक के बारे में। विदेशी वाणिज्यिक बैंक को अगर हम देखें तो 14 जुलाई 2020 तक भारत में विदेशी बैंकों की संख्या 46 थी, जिनकी देश भर में 270 शाखाएं कार्यरत हैं। इसमें सर्वाधिक 107 शाखाएं ब्रिटेन के बैंक की, 44 शाखाएं अमेरिका की, 26 शाखाएं हांगकांग की और 17 जर्मनी के बैंक की हैं। तो फिर से इसे रिपीट करती हूँ कि 14 जुलाई 2020 तक भारत में विदेशी बैंकों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 46 थी, जिनकी देश भर में 270 शाखाएं क्या हैं, कार्यरत हैं। इसमें सर्वाधिक 107 शाखाएं ब्रिटेन के बैंक की, 44 शाखाएं अमेरिका की और 26 शाखाएं जो हैं हांगकांग की और 17 जर्मनी के बैंक की हैं। भारत में अगर हम बोलें, भारत में स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन का बैंक सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। तो याद रखना है, भारत में स्थित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि ब्रिटेन का बैंक है, ये सर्वाधिक शाखाओं वाला क्या है, बैंक है। विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौते के अंतर्गत विदेशी बैंकों की न्यूनतम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमति प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान करनी है। तो जब विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौते के अंतर्गत विदेशी बैंकों की कितनी, न्यूनतम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमति प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को क्या करनी है, प्रदान करनी है। प्रावधान के अंतर्गत विदेशी बैंकों को भारत में अपनी पहली शाखा खोलते समय केवल $10 मिलियन की पूंजी साथ लेकर आनी होती है। दूसरी व तीसरी शाखा के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता क्रमशः $10 मिलियन व $5 मिलियन होगी। तो ध्यान रखना है कि प्रावधान के अंतर्गत क्या है, विदेशी बैंकों को भारत में अपनी पहली शाखा खोलते समय केवल $10 मिलियन की पूंजी साथ लेकर आनी होगी। दूसरी व तीसरी शाखा के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता क्रमशः $10 मिलियन और $5 मिलियन होगी।
इसके बाद हम बात करते हैं भारत में कार्यरत प्रमुख विदेशी बैंकों का वितरण। तो अगर हम बात करें तो भारत में कार्यरत सबसे बड़ी विदेशी बैंक कौन सी है, शाखाओं के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे कौन है, अभी जस्ट पढ़ा हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि कहाँ का है, ब्रिटेन का है। इसके बाद HSBC बैंक जो है ये कहाँ का है, HSBC बैंक जो है ये हांगकांग का है। सिटी बैंक अमेरिका का है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉट जो है ये कहाँ का है, हॉलैंड का है। ड्यूश बैंक कहाँ का है, जर्मनी का है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड अमेरिका का है। बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया जो है ये कहाँ का है, कनाडा का। और बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का है। तो इस तरीके से हमने देखा किसके बारे में, भारत में कार्यरत सबसे बड़े विदेशी बैंकों के बारे में देखा और इस तरीके से नाम देखा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ का है, ब्रिटेन का। HSBC बैंक हांगकांग का। सिटी बैंक अमेरिका। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉट हॉलैंड का है। ड्यूश बैंक जर्मनी का। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड अमेरिका का। बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया कनाडा का। और बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, निजी बैंक के बारे में। तो जब हम निजी बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत में 20 निजी क्षेत्र के बैंक जो हैं वो क्या हैं, कार्यरत हैं। तो ध्यान रखना है, भारत में कितने निजी क्षेत्र के बैंक हैं, 20 निजी क्षेत्र के बैंक जो हैं कार्यरत हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, पुराने निजी बैंक और नए निजी बैंक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नए निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु दिशा निर्देश। तो जो नए निजी क्षेत्र के बैंक बने हैं उनके लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं ये हम देखते हैं। तो प्रवर्तक कंपनी का कारोबार मॉडल बैंकिंग से अलग नहीं होना चाहिए। तो जो भी कंपनी कार्य कर रही है उसका मॉडल जो है वो बैंकिंग से अलग नहीं होना चाहिए। न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए पहले 5 वर्ष में। विदेशी हिस्सेदारी अधिकतम 48% हो सकती है। तो ये क्या है, ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए। इसके बाद इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो बैंकों को अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण इलाके में स्थापित करनी होंगी। अब निजी प्रवर्तक ऐसे बैंक स्थापित कर सकते हैं जिनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 5 करोड़ है और उसमें प्रवर्तकों की शेयरधारी का कम से कम कितनी हो, 2 करोड़ रुपए हो। नए निजी बैंक केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर संचालित होल्डिंग कंपनी यानी नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी के जरिए ही स्थापित किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, नए निजी बैंक केवल पूर्ण स्वामित्व वाली गैर संचालित होल्डिंग कंपनी के जरिए ही क्या किए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। होल्डिंग कंपनियों को बैंक में न्यूनतम 40% इक्विटी हिस्सेदारी रखनी होगी। तो जो भी होल्डिंग कंपनी है उसको बैंक में न्यूनतम कितने 40% इक्विटी हिस्सेदारी रखनी होगी। इसे 5 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं निजी बैंकों के बाद हम बात करते हैं विकास बैंकों के बारे में यानी डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो देश के आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए उद्योग और आधारिक संरचना में निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसे संभव बनाने के लिए भारत में विकास बैंक है। ये बैंक लंबी अवधि के लिए निजी व्यावसायिक कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या आधारिक संरचना का निर्माण करना चाहते हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हैं। विकास बैंकों के कुछ उदाहरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम हैं। तो हम अगर बात करें विकास बैंकों के कुछ उदाहरण तो कौन कौन से हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड के बारे में देखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, IDBI कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई, तो IDBI की स्थापना जो है 1964 में हुई थी, जुलाई 1964 में हुई थी। और 1976 में से RBI से क्या किया गया था, अलग किया गया था। तो स्थापना अगर हम देखें तो जुलाई 1964 में। उद्देश्य अगर हम देखें तो बड़े तथा मध्यम औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को क्या करना, बढ़ावा देना है। वर्तमान में IDBI में सरकार की 46.46% हिस्सेदारी है। सरकार ने IDBI की स्थिति में सुधार के लिए 1 अक्टूबर 2004 को इसका क्या किया है, इसका निगमीकरण यानी कॉर्पोराइजेशन कर इसे वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वर्तमान में IDBI में सरकार की कितनी हिस्सेदारी है, 46.46%। सरकार ने IDBI की स्थिति में सुधार के लिए 1 अक्टूबर 2004 को इसका निगमीकरण यानी कॉर्पोराइजेशन कर दिया है
और इसे एक वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 11 अक्टूबर 2004 को आरबीआई द्वारा एक अधिसूचना जारी करके आईडीबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत अनुसूचित बैंक बना दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, जिसे सिडबी कहते हैं, सिडबी की स्थापना के बाद आईडीबीआई के लघु तथा लघुत्तर इकाइयों को ऋण प्रदान करके संबंधी सभी दायित्व अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को सौंप दिए गए हैं। तो हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसका बस जस्ट यही पर्पज़ होता है कि आप थोड़ा इसे चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि इसमें नंबरिंग बहुत ज़्यादा है, डेट्स बहुत ज़्यादा है, ईयर्स हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स अपने आप में थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट भी होता है, तो याद करने में भूलता भी है। तो इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए मैं एक से दो बार बोल देती हूँ। आई होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 11 अक्टूबर 2004 को आरबीआई द्वारा एक अधिसूचना जारी करके आईडीबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत अनुसूचित बैंक बना दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे क्या कहते हैं, सिडबी, की स्थापना के बाद आईडीबीआई के लघु तथा लघुत्तर इकाइयों को ऋण प्रदान करने संबंधी सभी दायित्व अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को सौंप दिया गया है। यहाँ एक चार्ट दिया गया है जिसमें डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक को बताया गया कि विकास बैंक कौन कौन से हैं। औद्योगिक विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, निर्यात आयात विकास बैंक और आवास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक में कौन कौन से बैंक आ जाते हैं? आईडीबीआई आ जाता है, सिडबी आ जाता है और आईएफसीआई आ जाता है, जिसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी कहते हैं। और कृषि विकास बैंक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, ये किस में आता है? कृषि विकास बैंक में। निर्यात आयात विकास बैंक में भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक आता है, जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं। और आवास विकास बैंक में जो बैंक आता है, जिसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, अब हम डेवलपमेंट बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। आईडीबीआई के बारे में हमने पढ़ा, सिडबी और आईएफसीआई के बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड बैंक के बारे में, एग्जिम बैंक के बारे में और राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में क्या करेंगे? डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? विकास बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो आईडीबीआई बैंक को हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिडबी के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना जो है ये 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। उद्देश्य है छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। यह अपनी एकल खिड़की सेवा मतलब सिंगल विंडो सर्विस के तहत भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लघु उद्योगों को उपलब्ध कराती है। सिडबी द्वारा 2011-12 में एक इंडिया माइक्रो इक्विटी फंड क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना है, यह कब स्थापना हुई? 2 अप्रैल 1990। हम बात करें सिडबी के बारे में, मुख्यालय लखनऊ में है। इसके बाद ये एकल खिड़की सेवा यानी सिंगल विंडो सर्विस के तहत भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लघु उद्योगों को क्या कराती है? उपलब्ध कराती है। सिडबी द्वारा 2011-12 में एक इंडिया माइक्रो इक्विटी फंड क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में, जिसे आईएफसीआई कहते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। 1 जुलाई 1993 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था। वर्तमान में इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र को उनकी मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, स्थापना 1948 में। 1 जुलाई 1993 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था और वर्तमान में इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र को उनकी मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करना। अब हम डेवलपमेंटल बैंक में दूसरा बैंक देख रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कृषि विकास बैंक। और कृषि विकास बैंक के अंतर्गत क्या आता है? नाबार्ड आता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट किसका फुल फॉर्म है? नाबार्ड का। हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं।
स्थापना कब हुई? स्थापना 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो यह एक सांविधिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड का गठन वी शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था और वर्तमान जो अध्यक्ष है नाबार्ड के वो कौन है? श्री साजी के वी हैं। नाबार्ड की स्थापना के समय उसकी चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ थी, जिसमें भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर बराबर का क्या था? योगदान था। तो जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी उस वक्त उसकी पेड अप कैपिटल जो थी वो कितनी थी? 100 करोड़ रुपए थी। और कृषि और ग्रामीण का क्या था? कृषि, अगर हम बात करें भारत सरकार और रिजर्व बैंक का बराबर बराबर क्या था? योगदान था। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वृत्ति और विकास निगम यानी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त कार्य को स्थानांतरित कर नाबार्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किसे स्थानांतरित करके की गई थी? तो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एग्रीकल्चर रिफाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1995 में से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड यानी RIDF की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की क्या की गई है? स्थापना की गई। इस कोष के लिए उन बैंकों से अंशदान स्वीकार किया गया था जो प्राथमिक क्षेत्र को लक्ष्य के अनुरूप साख उपलब्ध नहीं करा सके थे। तो ये हमने देखा नाबार्ड के बारे में। अब हम नाबार्ड के प्रमुख कार्य देखते हैं। तो नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक पुनर्वित्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, मतलब फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसानों एवं ग्रामीण कारीगरों की निवेश गतिविधियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद यह केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और उनके कार्यान्वयन का खाका प्रस्तुत करता है। तो नाबार्ड जो है ये केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और उनके कार्यान्वयन का क्या प्रस्तुत करता है? खाका। बैंक ने सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण कार्य को भी क्या किया है? विनियमित किया है। तो इस तरीके से हमने नाबार्ड बैंकों के क्या देखे? कार्य के बारे में देखा। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक के बारे में, एक्जिम बैंक के बारे में। तो एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुई। तो ध्यान रखना है एक्जिम बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे भारतीय निर्यात आयात बैंक कहते हैं। स्थापना 1 जनवरी 1982। स्थापना से पूर्व IDBI का अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निर्यात तथा आयात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो जो 1 जनवरी 1982 एक्जिम बैंक की स्थापना से पूर्व IDBI का अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निर्यात तथा आयात की वित्तीय आवश्यकताओं की क्या करता था? पूर्ति करता था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बजट 2021-22 में इस बैंक की शेयर पूंजी में 1500 करोड़ रुपए का क्या है? अभिदान किया गया है। अन्य विशिष्टताएं क्या हैं? वॉशिंगटन, सिंगापुर, आइवरी कोस्ट तथा बुडापेस्ट आदि में भी इस बैंक के कार्यालय क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो एक्जिम बैंक है इसकी अन्य कहाँ पे कार्यालय स्थापित किए गए? वॉशिंगटन, सिंगापुर, आइवरी कोस्ट और बुडापेस्ट में भी क्या किया गया है? इस बैंक के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बैंक देखते हैं जिसे क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में हुई। उद्देश्य भूमि तथा भवन निर्माण सामग्री एवं संगठकों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। यह बैंक देश में आवास संबंधी वित्त व्यवस्था के लिए शीर्षस्थ बैंक है। यह देश की आवास वित्त कंपनियों का नियमन एवं पर्यवेक्षण भी करता है। इसकी स्थापना RBI की सहायक संस्था के रूप में हुई थी।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैंक, जिसे क्या कहा जाता है, मुद्रा बैंक कहते हैं। भारत में सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका संवर्धन सुनिश्चित करने की एक महत्वाकांक्षी मुहिम के तहत 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक का क्या किया, शुभारंभ किया। तो कब? ये 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा बैंक का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। मुद्रा बैंक के नाम में प्रयुक्त शब्द मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ध्यान रखना है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, मुद्रा बैंक को 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से शुरू किया गया, जबकि क्रेडिट गारंटी के लिए 3,000 करोड़ रुपए की निधि रखी गई है। तो 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से मुद्रा बैंक को शुरू किया गया और क्रेडिट गारंटी के लिए कितना, 3,000 करोड़ रुपए की निधि रखी गई है। मुद्रा बैंक ऐसे सभी सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के विनियमन तथा पुनर्वित्तीयन का मतलब क्या होता है, रीफाइनेंसिंग के लिए उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म या लघु उद्यमों को ऋण देने के व्यवसाय में है। तो मुद्रा बैंक ऐसे सभी सूक्ष्म वित्त संस्थान के विनियमन तथा पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म या लघु उद्यमों को ऋण देने के क्या है, व्यवसाय में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा बैंक ने अपने प्रारंभिक उत्पाद या योजनाओं का पहले ही निर्धारण कर लिया है। इन योजनाओं को शिशु, किशोर तथा तरुण नाम दिया गया है। तो इस योजना को क्या नाम दिया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में क्या है, शिशु में 50,000 रुपए तक के ऋण को कवर करेगी, किशोर में 50,000 रुपए से अधिक तथा 5 लाख रुपए तक के ऋणों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, और तरुण में 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख रुपए तक के ऋणों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल ऋण का कम से कम 60% ऋण शिशु श्रेणी की इकाइयों को दिया जाए और शेष ऋण राशि किशोर एवं तरुण श्रेणियों में दिया जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट बैंक के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो बैंक के बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, भुगतान बैंक के बारे में, पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो बैंकिंग सेवाओं में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2015 का भुगतान बैंकों को क्या दिया, मंजूरी दी। तो बैंकिंग सेवाओं में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2015 को भुगतान बैंकों को क्या दी, मंजूरी दी। भुगतान बैंकों का मूल उद्देश्य कम आय वाले परिवार, लघु व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाइयों तथा श्रमिक इत्यादि के खाते खुलवाना, भुगतान प्रेषण सेवाएं प्रदान करना आदि हैं। तो भुगतान बैंकों का मूल उद्देश्य क्या है, कम आय वाले परिवार, लघु व्यवसाय, असंगठित क्षेत्र की अन्य इकाई तथा श्रमिक इत्यादि के खाते खुलवाना, भुगतान प्रेषण सेवाएं प्रदान करना, इनका क्या है, कार्य है। भुगतान बैंक का क्या है, कार्य है। ये बैंक जमाओं पर आधारित है जो ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते। ये बैंक प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम 2 लाख रुपए जमा स्वीकार करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ये जमाओं पर आधारित बैंक है, ये ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। ये बैंक प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम 2 लाख रुपए क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। भुगतान बैंक को नचिकेत समिति के सुझाव पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, पेमेंट बैंक जो है ये नचिकेत समिति के सुझाव पर क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेमेंट भुगतान बैंक की जो स्थापना है ये कब की गई, 19 अगस्त 2015 को की गई थी। अब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक के बाद नया बैंक जिसे क्या कहते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं। शुभारंभ कब हुआ, 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत क्या की गई, स्थापना की गई। तो भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत क्या की गई, स्थापना की गई। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बाधाओं को दूर करके एवं लागत कम करके वित्तीय समावेशन को क्या करना, बढ़ावा देना है। इस बैंक द्वारा डाक पे नामक एप्लीकेशन प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया। कब, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन श्री दिनेश खारा हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अन्य 8
जो वर्तमान में अभी क्या हो गया, क्योंकि 2 बैंकों का विलय कर दिया गया था, तो पहले 8 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, 7 हैं। बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया है, जिन्हें स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। यह एक ही लोगों का प्रयोग करते थे। भारतीय स्टेट बैंक के 2 महत्वपूर्ण कार्यों में सरकार के बैंकर के रूप में कार्य और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य क्या हैं, शामिल हैं। तो ध्यान रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। पहला तो सरकार के बैंकर के रूप में ये कार्य करते हैं, और दूसरा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य इनके क्या हैं, शामिल हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक हेतु क्लियरिंग हाउस के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, हमने छोटा सा पॉइंट पढ़ा किसके बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, एसबीआई के बारे में। अब हम बात करते हैं भारतीय महिला बैंक के बारे में। तो बैंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2013 को मुंबई में नरीमन पॉइंट में किया था। तो बैंक का उद्घाटन, जो भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन 19 नवंबर 2013 को मुंबई में नरीमन पॉइंट में किया, किसने, प्रधानमंत्री ने। बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1000 करोड़ पूंजी से स्थापित इस बैंक के अध्यक्ष उषा सुब्रमण्यम को बनाया गया था। बैंक के निदेशक मंडल में शामिल अन्य 7 सदस्य महिलाएं ही हैं। बैंक की पंच लाइन है जो, वो क्या है, महिला सशक्तिकरण, भारत का सशक्तिकरण। ऋण सुविधाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु पुरुष भी इसमें खाता खोल सकता है। भारतीय महिला बैंक की 4 नई शाखाएं पूर्वोत्तर की 4 राजधानी शहरों में खुलेंगी। ये 4 नई शाखाएं कौन है, तो अगरतला यानी त्रिपुरा में, शिलोंग मेघालय में, गंगटोक सिक्किम में और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में क्या होंगी, 4 नई शाखाएं खुलेंगी 4 राजधानी शहरों में। कहाँ कहाँ, तो ये ध्यान रखना है, अगरतला त्रिपुरा, शिलोंग मेघालय, गंगटोक सिक्किम और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में विलय के साथ ही प्रथम महिला बैंक का अस्तित्व जो था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम अन्य राष्ट्रीय बैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापना कब की गई, 20 जुलाई 1908 को। स्थापना कब हुई बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो 20 जुलाई 1908 को। संस्थापक बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो थे, इनके द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो संस्थापक कौन थे, बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कार्यालय कहाँ है, तो प्रधान कार्यालय जो था ये बड़ौदा गुजरात में हुआ करता था, और कारपोरेट कार्यालय जो है ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो महाराजा सयाजी राव के द्वारा। इसके बाद इसका प्रधान कार्यालय बड़ोदरा में था और कॉरपोरेट कार्यालय जो है ये मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, यूबीआई के बारे में, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई। संस्थापक सेठ सीताराम पोद्दार द्वारा। तो संस्थापक कौन थे, सेठ सीताराम पोद्दार। इसका प्रधान कार्यालय का उद्घाटन वर्ष 1921 में मुंबई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था, किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 7 सितंबर 1906। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में हुई। संस्थापक कौन थे, राम नारायण रुइया को माना जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक राम नारायण रुइया को माना जाता है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 7 सितंबर 1906। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई। संस्थापक कौन है, तो एमसीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार द्वारा इसकी क्या की गई है, स्थापना। तो ध्यान रखना है, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई। किसके द्वारा, चिदम्बरम चेट्टियार द्वारा की गई, और मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई। कब हुई, 16 सितंबर 1935 को। संस्थापक बीजी काले और डीके साठे हैं। तो स्थापना 16 सितंबर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को। संस्थापक कौन है, वीजी काले और डीके साठे हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय जो है ये पुणे में है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1984 को लाहौर में हुई थी। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया एवं लाला लजपत राय थे। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। यह भारत का पहला, पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है जिसे भारतीय पूंजी और भारतीय नियंत्रण में खोला गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा बैंक, कैनरा बैंक देखते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1906 को मैंगलोर यानी कर्नाटक में की गई थी। संस्थापक अम्मेम्बल सुब्बाराव पई थे। मुख्यालय जो बनाया गया कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तो कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को मैंगलोर में की गई। संस्थापक अम्मेम्बल सुब्बाराव पई थे। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इंडियन बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना 5 मार्च 1907 को की गई। संस्थापक मुथैया रामास्वामी चेट्टियार थे। मुख्यालय जो है ये कहाँ है, चेन्नई में है। तो इंडियन बैंक के बारे में स्थापना 5 मार्च 1907 में, संस्थापक मुथैया रामास्वामी चेट्टियार, मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। स्थापना 21 दिसंबर 1911 को। संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला, मुख्यालय मुंबई। और अगर हम देखें तो यह भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों के हाथ में था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, स्थापना 21 दिसंबर 1911, संस्थापक कौन थे, सर सोराबजी पोचखानवाला, मुख्यालय मुंबई में। और ये भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों के हाथ में था। इसके बाद नेक्स्ट बैंक अगर हम देखें तो पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में देखते हैं। स्थापना 24 जून 1908 में हुई। संस्थापक भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार त्रिलोचन सिंह थे। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में देख रहे हैं। संस्थापक कौन है, संस्थापक भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार त्रिलोचन सिंह। और स्थापना पंजाब एंड सिंध बैंक की कब हुई, 24 जून 1908 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके बाद यूको बैंक की देखें तो यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई। संस्थापक घनश्याम दास बिरला और मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। तो यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 में। संस्थापक घनश्याम दास बिरला, मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम बात करते हैं लीड बैंक स्कीम के बारे में। तो भारत में लीड बैंक योजना वर्ष 1969 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर शुरू की गई। तो लीड बैंक योजना कब की गई, वर्ष 1969 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर शुरू की गई। कौन सी योजना, लीड बैंक स्कीम यानी लीड बैंक योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से बैंकिंग के बारे में, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट के माध्यम से मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं को क्या कहा जाता है, इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। इकाई बैंकिंग यानी यूनिट बैंकिंग किसे कहते हैं, तो यूनिट बैंकिंग के तहत यानी इकाई बैंकिंग के तहत प्रत्येक बैंक एक ही स्थान पर होता है जो उसके मुख्यालय एवं शाखा दोनों का क्या करता है, कार्य करता है। सर्वव्यापी बैंकिंग यानी यूनिवर्सल बैंकिंग किसी को कहते हैं, तो सर्वव्यापी बैंकिंग व्यापारिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा तथा अनेक अन्य वित्त क्रियाओं का एक मिला रूप है। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल बैंकिंग कहा जाता है। आर.एच. खान समिति की सिफारिश पर सर्वव्यापी बैंकिंग की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है हमें, आर.एच. खान समिति की सिफारिश पर यूनिवर्सल बैंकिंग यानी सर्वव्यापी बैंकिंग की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में। मोबाइल बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें मोबाइल फोन या किसी अन्य मोबाइल युक्ति के प्रयोग द्वारा किसी ग्राहक के खाते के साथ जोड़कर वित्तीय व्यवहार को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। शाखा बैंकिंग यानी ब्रांच बैंकिंग क्या है, तो शाखा बैंकिंग के तहत बैंक अपना एक मुख्यालय रखता है तथा वह अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। शाखा रहित बैंकिंग क्या है, ब्रांचलेस बैंकिंग क्या है। शाखा रहित बैंकिंग व्यवस्था एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें बैंक अपनी शाखा खोले बिना ही किसी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद फ्री बैंकिंग को अगर हम देखें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नोट निर्गमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंक के पास नहीं होता बल्कि सभी बैंकों को प्राप्त होता है। तो फ्री बैंकिंग में क्या होता है, नोट निर्गमन का जो एकाधिकार है वो केवल केंद्रीय बैंक के पास नहीं होता बल्कि सभी बैंकों के पास होता है। एनीवेयर बैंकिंग क्या है, एनीवेयर बैंकिंग से आशय है किसी भी स्थान से बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने से है। इसके अंतर्गत ग्राहक जिसका खाता बैंक की किसी भी शाखा में है, देश के भीतर बैंक की निर्दिष्ट किसी भी शाखा के साथ बैंकिंग व्यवहार क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। इसके बाद सामाजिक बैंकिंग क्या है, तो सामाजिक बैंकिंग ऐसे बैंक जो निवेश तथा ऋण के सामाजिक प्रयोग की दृष्टि से कार्य करते हैं, वे उन परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं जो पर्यावरणीय या सामाजिक उद्देश्य से संबंधित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सामाजिक बैंक कहते हैं। सामाजिक बैंक क्या है, जो निवेश तथा ऋण के सामाजिक प्रयोग की दृष्टि से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वे उन परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं जो पर्यावरणीय या सामाजिक उद्देश्य से संबंधित होती है।
कियोस्क बैंकिंग क्या होता है? तो कियोस्क बैंकिंग एक प्रकार की काउंटर आधारित बैंकिंग व्यवस्था है जहां एक ऑनलाइन सेंटर होता है और इस सेंटर से बैंकिंग संबंधी मुख्य कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे जमा, भुगतान, प्रेषण आदि। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिटेल बैंकिंग यानी पर्सनल बैंकिंग। तो इसलिए क्या होता है, बैंक अपने साधनों को फुटकर उधारी, व्यक्तिगत ऋण जैसे शैक्षणिक ऋण, गृह ऋण, ऑटो ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण, ट्रैवल ऋण आदि की ओर ले जा रहे हैं। इस प्रकार की बैंकिंग क्रियाओं को रिटेल बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग कहते हैं। तो हमने ये किसके बारे में बात की? रिटेल बैंकिंग या पर्सनल बैंकिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कमजोर वर्गों को ऋण के बारे में। छोटे और गरीब उधारकर्ताओं को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वाणिज्यिक बैंकों को सलाह है कि वे अपने कुल बैंक ऋण का कम से कम 10% या अपने प्राथमिकता क्षेत्र की अग्रिम राशियों का 25% भाग किसको दें? कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराएं, और यही है कमजोर वर्गों का ऋण। इसके बाद विभेदी ब्याज दर योजना क्या है, यानी DRI क्या है? तो 1972 में शुरू की गई विभेदी ब्याज दर योजना यानी DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष दिए गए कुल ऋणों की कम से कम 1% राशि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को 4% की वार्षिक ब्याज दर से लेने का लक्ष्य जो है वो क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। तो हमने विभेदी ब्याज दर को क्या बोला? DRI का फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, जिसकी शुरुआत कब की गई? 1972 में। इसमें क्या होता है? तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष दिए गए कुल ऋणों की कम से कम 1% राशि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को 4% की वार्षिक ब्याज दर से देने का लक्ष्य पूरा करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब लोगों को ऋण दिया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 7,200 रुपये से अधिक ना हो, जिनके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित भूमि अथवा 1 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि ना हो। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब लोगों को ऋण दिया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में कितनी 6400 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 7200 रुपये से अधिक ना हो, और जिनके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित भूमि और 1 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि ना हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा किसके बारे में? DRI योजना, जिसे इंग्लिश में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम कहते हैं। तो हमने इन सभी चीज़ों को देखा। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम क्या पढ़ेंगे? हम मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड मौद्रिक नीति के बारे में देखेंगे, सब कुछ जो कि संबंधित होगा किससे? रेपो रेट किसको कहते हैं, बेस रेट किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा लंबी ना हो तो इसे हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।